हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। जैसा आप सबको पता है कि लाइव क्लासेस जो हमारी चल रही थी वो पोस्टपोन्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। तो मैं लाइव क्लास को रोक नहीं रहा हूँ। सारी क्लासेस दोबारा से लाइव में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट अभी कुछ लेक्चर्स, स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होंगे वो आप सब लोगों को अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगे और टाइमली वो वीडियोस अपलोड रहेंगे। इवनिंग वाला स्लॉट, इवनिंग वाला वीडियो इवनिंग में अपलोड हो जाएगा, मॉर्निंग वाला वीडियो मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। वो आपको उसी टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि वीडियो देखना है प्रॉपरली, कोर्स डिस्कशन पे जाके अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। जहां भी जिस लाइन पे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे मैसेज करना है। कॉल के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया, एक बार बता दीजिए, तो आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कॉपरेट करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि लाइव क्लास में सभी बच्चों को तुरंत इंटरेक्शन बन रहा था, बट मैंने रियलाइज़ किया था कि उस लाइव क्लास में किसी के कोई डाउट नहीं थे। बट बस हम इतना ही पूछ रहे थे बच्चों से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सारे बच्चों का यही आंसर होता था, यस सर आ रहा है। तो मैंने उससे ये समझा कि जब किसी का कोई डाउट बन ही नहीं रहा है, तो अगर हम इस पैटर्न पे भी अगर कुछ दिन क्लास चलाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, पर डे लेक्चर मिलता रहे, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो क्लासेस आपको सभी को टाइम पे प्रॉपरली मिल पाएंगी। और जैसे ही नेटवर्क इशूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो देन उसके बाद सारा क्लास मैं टाइमली लाइव में लिया करूंगा, तो उसमें आप सब लोगों को और इजी रहेगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और जिन्होंने लेक्चर, अभी जो इसका फ्री डेमो था वो खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो सभी को एक्सपायर शो कर रहा होगा वीडियो कोर्स, या कोर्स एक्सपायर्ड दिखा रहा होगा, बिकॉज अब जिसको भी पढ़ना है उसे परचेज ही करना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट है वो आप गूगल पे या फोन पे के जरिए पे कर सकते हैं। अगर आप लिंक के थ्रू ऐड टू कार्ट करके करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा फीस लगेगा। तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो गूगल पे या फोन पे करिए, और उसके बाद मैं आपको इनरोल कर दूंगा कोर्स में, जहाँ से आप लोग सारे वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, कुछ मैं वीडियो, एक दो वीडियो स्टार्टिंग के प्रीव्यू में रखूंगा, जो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन के नीचे और जाएंगे आप, तो वहाँ पर प्रीव्यू में दो तीन वीडियो रहेंगे जो मैं एज अ डेमो की तरह रख रहा हूँ। एक दो वीडियोस मैं एक्सेस करने दूंगा सबको। देन उसके बाद में सारे वीडियोस जो अपलोड होंगे वो आपको पेमेंट के थ्रू ही मतलब एक्सेस कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी मुझे बतानी थी। नो, स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, जो इसरो और यूपी ट्रिपल एस सी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एस सी जेई में मैकेनिक्स बहुत सारा सिलेबस लिखा हुआ है प्रॉपरली, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। और इसरो टीए में जैसा आप लोग को पता है कि मैकेनिक्स एक बेस है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग वहां पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मैकेनिक्स का क्या स्ट्रक्चर है और किस किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है एक्चुअली, इस मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हमारा जो पहला यूनिट है, या एक तरह से कह सकते हो मॉड्यूल है, विच इज द स्टैटिक्स या स्टैटिक बोल सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? तो स्टैटिक में हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है, जैसे कि फोर्स एंड देयर कंपोनेंट। इसके साथ साथ पढ़ना है हमें रिजल्टेंट फोर्स। इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है इक्विलिब्रियंट फोर्स। इसके साथ साथ पढ़ना हम लोग को इक्विलिब्रियंट के अलावा भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के जो मेथड्स हैं उसमें हम लोग सभी तरह के सिस्टम ऑफ फोर्स के लिए, फॉर एवरी सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों के जो लॉज कवर हो जाएंगे, एक ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सारे लॉज हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट में। इसके बाद जब ये सारे लॉज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं सब लोगों को लामीज थ्योरम के बारे में पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम समझाऊंगा, और उसके साथ साथ हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम से मैं पहले थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा मोमेंट वगैरह के बारे में, जिसमें मोमेंट, कपल,
इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। मूवमेंट हो गया, कपल, कपल के साथ साथ रिजल्टेंट ऑफ कपल, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ कपल। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे, देन इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद न्यूटन्स लॉ। तो दीज आर द पॉइंट्स जो हम लोगों को पढ़ने रहेंगे, इतने सारे। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है विच इज द फोर्स एंड देयर कंपोनेंट, जिसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। यूनिट 1 को मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर आगे आने टाइम में जब यूनिट 1 खत्म हो जाएगा देन यूनिट 2 के बारे में बातें करेंगे। तो सब लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, अगर फोर्स के बारे में बात करी जाए तो एक्चुअली फोर्स सबको पता होगा कि बॉडी पर जब हम अप्लाई करते हैं, किसी भी बॉडी पर अप्लाई करते हैं फोर्स को, तो उसका दो ही काम होता है, स्टेट चेंज करना और शेप एंड साइज चेंज करना। स्टेट चेंज करना मतलब चेंज इन मोशन, अवस्था या गति में परिवर्तन हो जाता है, जो कि बाहरी प्रभाव है, और आंतरिक प्रभाव है उसके शेप और साइज में चेंज हो जाना। ठीक है ना। यह चेंज इन मोशन दो तरह का हो सकता है, रेस्ट टू मोशन हो सकता है या मोशन टू रेस्ट हो सकता है, और तीसरा तरह का ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि मोशन से और ज्यादा मोशन में डिग्रेड या अपग्रेड हो जाए मोशन, उस तरह के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस फोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो जरूरी है वो याद रखिए। इसके बाद अपनी खुद की 4 चीजें जरूरी है जो होती हैं। उसका खुद का एक लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्स का, जिसे हम क्रिया रेखा कहते हैं, और दूसरा उसका होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो उसका क्रिया बिंदु होता है, और इसी तरह तीसरी चीज होती है डायरेक्शन, और चौथी चीज होती है मैग्नीट्यूड। ये हर एक फोर्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है जो होना ही होना है फोर्स के पास में, और इसके बिना काम नहीं होगा। फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाते हम लोग। तो 4 चीजों की कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स के पास में, जो इन चारों चीजों की मदद से फोर्स ये सारे काम करता है। ठीक है ना। लेकिन अगर बॉडी रिजिड हो जाए, बॉडी कैसी हो जाए बताओ सब लोग, रिजिड हो जाए अगर बॉडी, तब अगर हम फोर्स लगाएंगे, क्लियर है सब लोगों को, तो बॉडी में केवल क्या होगा, ओनली स्टेट चेंज, केवल स्टेट चेंज होगी, नो चेंज इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अब एक बात बताओ सब लोग, जब शेप साइज में परिवर्तन नहीं आने वाला है, इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी का शेप और साइज कब नहीं बदल सकता है, जब पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ना बदल रही हो। तो नो चेंज इन बिटवीन डिस्टेंस, नो चेंज इन, इसको दोबारा से मैं लिख ले रहा हूं, नो चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ना चेंज होना मतलब कि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल। मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जितनी दूरी बना के रखे हुए हैं वो जिंदगी भर उतनी दूरी बनी रहेगी। जैसे कि मान लो एक डंडे से 2 आदमी को मैं बांध दूं और एक आदमी अगर भागेगा तो दूसरा वाला भी उसी के साथ भागेगा। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि उनके बीच की दूरी बदल नहीं सकती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर बंधे हुए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट रिजिड बॉडी में चलता है
कि अगर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी v वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सब लोगों को बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों का ऊपर वाला तो पढ़ना ही है, वो हमारा पूरा काम की चीज है, लेकिन ये दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में नहीं रहती है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। एक बात समझो सब लोग, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ इसी के थ्रू समझाने की। कि इस रस्सी को अगर सब लोग देखेंगे तो इस रस्सी पर स्थित हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सीलरेशन रखेगा, क्योंकि रस्सी रिजिड बॉडी की तरह अगर मानी जाएगी तो रस्सी का हर पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब अगर हम ए पॉइंट ले ले, बी पॉइंट ले ले, सी पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, सभी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, सभी पॉइंट की वेलोसिटी, सभी पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन है, और सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ इस पुली की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सी पॉइंट पुली पर स्थित है। मतलब हम ब्लॉक की इंफॉर्मेशन से पुली की इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, या ब्लॉक के मोशन से पुली के मोशन को जान सकते हैं। क्लियर है? या पुली के मोशन से हम ब्लॉक के मोशन को जान सकते हैं। अगर हम कहें कि पुली भाई इतनी स्पीड से घूम रही है तो रस्सी उस पर चढ़ेगी तो ब्लॉक कितने से ऊपर उठेगा, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से, कि ए की इंफॉर्मेशन को सी की इंफॉर्मेशन तक पहुंचा दिया जाए। मतलब ए की चीज को सी के बराबर करके हम इजीली ब्लॉक की इंफॉर्मेशन पुली की इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब आगे आएगा तब मैं इस पर बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हमारा मकसद है स्टेट चेंज को समझना। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट केस पढ़ने हैं या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं लास्ट जब मैंने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स का लाइव क्लास में तो ये लेक्चर मैं कवर कर चुका था, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि वो सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ चेंजमेंट्स रहेंगे। तो बिकॉज एवरी लेक्चर विल बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो कोई मैटर नहीं करता है, सब लोग दोबारा से भी इसको देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वन क्या मैंने बताया था? कॉन्सेप्ट वन जो है वो क्या, स्टेट चेंज के बारे में समझाता है। क्या कि फोर्स, कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो स्टेट चेंज करेगा और कौन सा फोर्स होगा जो स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट वन में हम डिस्कस करने वाले हैं विच फोर्स चेंजेस द स्टेट। वो कौन सा फोर्स होता है जो स्टेट चेंज करता है रिजिड बॉडी की। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज फोर्स पैरेलल टू द सरफेस चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। कौन सा फोर्स केवल स्टेट चेंज करता है बताओ? फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है ना? परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस कैन नॉट चेंज द स्टेट। समझ में आया सब लोगों को? मतलब एग्जांपल ये है कि अगर कोई बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स F2 लग रहा है, तो ये स्टेट चेंज नहीं करा पाएगा, लेकिन ये स्टेट क्या कर देगा? चेंज करा देगा। क्लियर है सब लोगों को? ये स्टेट चेंज करा देगा। मतलब स्टेट चेंज विल बी ड्यू टू ओनली F1 नॉट F2। F1 की वजह से होगा लेकिन F2 की वजह से नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि विच फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी, चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए कि पैरेलल टू द सरफेस पर हम फोकस करेंगे कि वही फोर्स है जो स्टेट चेंज करा पाएगा। ठीक है ना? अब कॉन्सेप्ट टू की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट टू ये कहता है कि स्टेट चेंज जो हो रहा है उससे क्या समझ में आता है। स्टेट चेंज अगर हो सकता है कि स्टेट चेंज हो या स्टेट चेंज ना हो, तो हम लोग सेकेंड में स्टेट चेंज के बारे में बातें करेंगे। अब स्टेट चेंज में दो चीजें होती हैं, हो सकता है स्टेट चेंज हो और हो सकता है स्टेट चेंज ना हो। क्लियर है?
यस और नो। यस का मतलब स्टेट चेंज हो रहा है और नो का मतलब नहीं होगा। अब अगर स्टेट चेंज नहीं होगा या होगा, इससे क्या समझ में आता है? अगर स्टेट चेंज हो जा रहा है इसका मतलब है कि बॉडी बॉडी अपना स्टेट रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ले आएगी, ठीक है ना। और जब स्टेट चेंज नहीं होगा तो बॉडी जिस अवस्था में रुकी थी उसी अवस्था में रहेगी। अगर रुकी है तो रुकी है, चल रही है तो चलती रहेगी। क्लियर है? तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं बॉडी चलेगी, ठीक है ना। और अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी हम कहेंगे नहीं चलेगी। अब नहीं चलने में दो चीजें होती हैं, एक रेस्ट और एक कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी में भी कोई मोशन में चेंज नहीं होता है। 20 मीटर पर सेकंड से अगर कोई भी वस्तु चल रही है, बॉडी चल रही है, तो वो हमेशा 20 से चलती रहे, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। रेस्ट की सिचुएशन की अगर बात करी जाएगी तो बॉडी रुकी हुई है, ऐसी सिचुएशन रेस्ट होता है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब नहीं चलता है तो दो केस बन सकते हैं, रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर चल रही होती है बॉडी तो उस सिचुएशन पर बॉडी में मोशन होता है, और बॉडी में मोशन होता है तो एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वहां पर, जो कि जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? मतलब बॉडी के पास में एक्सीलरेशन होगा, और यहां इन दोनों केस में एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? जीरो। और ध्यान रखना, जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेट में कोई चेंज ना होना। बात समझ में आएगी नहीं? तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाना या एक्सीलरेशन जीरो ना होना, ये दोनों बातें डिसाइड किस बिहाफ पर होंगी, ये हम लोग कहां सीखेंगे बताओ? कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट 3 बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता है। ये कहता है कि अगर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन जीरो होना या एक्सीलरेशन जीरो ना होना, ठीक है ना, तो स्टेट चेंज की जो प्रॉपरली कंसेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट 3 में हम लोग देखेंगे क्या, कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट फोर्स अलोंग द सरफेस। और वहां से दो बातें कर सकते हैं हम लोग, कि अगर एफ नेट अलोंग द सरफेस निकाला और अगर एफ नेट की वैल्यू अलोंग द सरफेस जीरो आ गई, और हो सकता है कि एफ नेट की वैल्यू अलोंग द सरफेस जीरो ना आए और जीरो आ जाए। अगर एफ नेट अलोंग द सरफेस जीरो आ गया, इसका मतलब वही है, क्या बताओ? नो चेंज इन स्टेट। भाई जब फोर्स ही नहीं होगा तो स्टेट चेंज कहां से होगी? मतलब एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर एफ नेट अलोंग द सरफेस जीरो नहीं है, क्लियर है, तो यहां पर एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा, तो स्टेट विल चेंज। और स्टेट चेंज होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एफ नेट along the surface। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि स्टेट चेंज होगा अगर एफ नेट जीरो नहीं होगा, और एक्सीलरेशन भी होगा उस समय। और एक्सीलरेशन की जो दिशा है या डायरेक्शन है, या जो स्टेट चेंज की डायरेक्शन है, वो केवल फोर्स की डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड, ठीक है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बात समझ में आ रही सब लोगों को? और लास्ट कॉन्सेप्ट होता है कि इफ द एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ एक्सीलरेशन है, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो इसके लिए हम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करना पड़ता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा एक बार और अच्छे से, और बहुत ही सरल है। न्यूटन ने सेकेंड लॉ में कहा था कि नेट फोर्स अलोंग द सरफेस बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहां से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एफ नेट अलोंग द सरफेस डिवाइडेड बाय द मास।
अब एफ नेट अलोंग द सरफेस जो आया है वो जीरो भी हो सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता है, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर वो जीरो ही होगा तो एक्सीलरेशन होगा ही क्यों, और जब एक्सीलरेशन होगा ही नहीं तो निकालेंगे क्यों। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला हम तभी लगाते भी हैं जब एफ नेट की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट 4 विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट 4 तभी लगेगा जब एफ नेट की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन कुछ हो। अगर वो जीरो खुद है तो कॉन्सेप्ट 4 पे हम पहुंचेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट 3 पे रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एफ नेट अलॉन्ग द सर्फेस डिवाइडेड बाई द मास। लेकिन यहां पर कुछ चीजें नोट में रिमेंबर रखनी है। नोट में ये रिमेंबर रखना है कि एफ नेट अलॉन्ग द सर्फेस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्लियर है सब लोगों को, शुड बी इन न्यूटन। अगर फोर्स न्यूटन में नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट आने वाली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इफ फोर्स इज नॉट इन न्यूटन, फोर्स न्यूटन में नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। अब ज्यादातर फोर्स किलोग्राम फोर्स में दिया होता है, तो उसको बदलने के लिए 9.81 न्यूटन के इक्वल कर देते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे, अगर इफ फोर्स इज इक्वल टू 20 kgf, तो हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इन न्यूटन। 20 kgf को न्यूटन में कैसे बदलेंगे, 20 इंटू 9.81, तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ सब लोग। 2 से 1 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 6 आ जाएगा, 19620, और पॉइंट पर फोर्स लगा दिया न्यूटन, 196.20 न्यूटन। तो दैट इज द फोर्स। तो फोर्स न्यूटन में नहीं होगा तब तक एक्सीलरेशन नहीं निकलेगा। क्लियर है। ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 ये कहता है कि इफ मोर देन 1 ब्लॉक आर इन मोशन, मोर देन 1 ब्लॉक आर इन मोशन, अगर एक से अधिक ब्लॉक मोशन में है तो उस सिचुएशन पर कुछ नहीं करना है। एक्सीलरेशन के लिए हमें तो नेट फोर्स निकालनी है जैसे पहले निकालते थे अलोंग द सरफेस, बट मास की दिक्कत होगी क्योंकि अब ब्लॉक एक से ज्यादा है, तो यहां टोटल मास हमें कंसीडर करना रहेगा और आंसर एक्सीलरेशन का आ जाएगा। तो दीज आर द 4 कॉन्सेप्ट, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स कॉन्सेप्ट देन मोस्टली मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट विल क्लियर। ठीक है। तो चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल सो देखते हैं, एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल अच्छा सा लेते हैं। सपोज दैट एक ब्लॉक है 2 kg का और वो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है ना, और वी आर अप्लाइंग अ नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन दिस ब्लॉक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। एंड ऑल्सो अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड। दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है, और सरफेस स्मूथ है। अब हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहली चीज कि चलेगा कि नहीं चलेगा। क्लियर है पहली बात, इट विल बी इन मोशन और नॉट, ठीक है। दूसरी चीज है, आंसर 2 चीजें आ सकती हैं, इफ यस देन बताओ सब लोग एक्सीलरेशन क्या होगा। क्लियर है। तो ये 2 चीजें हमें निकालनी है। इफ नो देन आंसर विल बी 0 एक्सीलरेशन। क्लियर है सबको। तो दैट विल बी दी कॉन्सेप्ट। तो क्या करना होगा, 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि पहली बात तो पहला कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉक को चलाने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए, कौन नहीं है। अब वही है जो अलोंग द सरफेस है, मतलब हम अपने ब्लॉक को पकड़ेंगे और ब्लॉक से बस इतना कहेंगे भाई ब्लॉक पर सरफेस के पैरेलल सारे फोर्स दिखा दो और मत दिखाओ। जैसे 10 न्यूटन पहला फोर्स है सरफेस के अलोंग, बहुत अच्छी बात। 10 न्यूटन परपेंडिकुलर लग रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, हम दिखाएंगे भी नहीं, कोई मतलब नहीं। इस 20 न्यूटन को जरा गौर से देखो, ये फोर्स ना तो पैरेलल टू द सरफेस है और ना ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो यहां पर क्या समझे कि नोट में क्या बताओ, इफ देयर इज, इफ ध्यान रखना सब लोग, इफ देयर इज एनी इंक्लाइंड फोर्स
अगर कोई भी इंक्लाइंड फोर्स इज प्रेजेंट, then resolved it into टू पार्ट। समझे कि नहीं सब लोग? मतलब उसको हमें क्या करना है, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेना है, तोड़ लेना है। तो 20 को हम लोग हॉरिजेंटल में एक बार ब्रेक कर लेंगे और एक बार वर्टिकल में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब जिधर एंगल पता होता है उधर कॉस यूज करते हैं, मतलब इस तरह से 20 cos 37। अब जो परपेंडिकुलर जा रहा है ये वाला कंपोनेंट, that will be the 20 sin 37, but we are not interested about the 20 sin 37 because it is perpendicular to the surface। अब इसके अलावा और ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं जो पैरेलल टू द सरफेस हो, केवल दो ही फोर्स थे, तो बस दो फोर्स के बारे में बातें करेंगे। अब हमारा पहला तो समझ में आ गया ना, कंपोनेंट बना के। अब पहला फोर्स कॉन्सेप्ट होगा, एफ नेट निकालना रहेगा अलोंग द सरफेस। तो एफ नेट अलोंग द सरफेस निकालने के लिए इधर साइड पॉजिटिव ले लेना और इधर साइड निगेटिव ले लेना। तो पॉजिटिव में क्या होगा, 20 cos 37 और प्लस में 10। अब याद रखना साइन 37 होता है 4/5 और cos 37 होता है साइन 37 होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5। तो 4/5 कर दोगे, प्लस में 10 कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? यहां से 16 + 10 कितना हो गया, 26 न्यूटन। तो फोर्स 26 न्यूटन आया और वो जीरो नहीं है। अब याद करो कॉन्सेप्ट नंबर 3, मैंने बताया था कि अगर फोर्स जीरो नहीं होगा तो हमेशा स्टेट चेंज होगा। तो क्या होगा, ऑलवेज स्टेट विल चेंज। मतलब स्टेट तो चेंज होनी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। अब बताओ, अगर एफ नेट फोर्स 26 न्यूटन का आया और स्टेट चेंज होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन विल नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्सीलरेशन का कुछ ना कुछ मान होगा, और एक्सीलरेशन का अगर कुछ ना कुछ मान है तो कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला, एफ नेट अलोंग द सरफेस बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो what will be the method to calculate the acceleration? Divide the mass with F net along the surface। अब 26 न्यूटन है और 2 का हमने फोर्स लगाया, तो एक्सीलरेशन कितने का आया होता, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दैट एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स किस डायरेक्शन में बता सब लोग, राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव आया है, तो एक्सीलरेशन भी किधर होगा, राइट साइड। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको दोबारा से भी देख सकते हैं आप लोग। क्या कॉन्सेप्ट था कि एक सिंगल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, वो सिंगल फोर्स, 2 फोर्स 3 फोर्स सिंगल ब्लॉक पे लगाएंगे, तो फोर्सेस को हमें एक तरफ से एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है उसी के अलोंग ब्रेक कर लेना होगा और नेट वैल्यू निकालनी होगी। अगर वो जीरो आ जाती तो इक्विलिब्रियम होता और एक्सीलरेशन जीरो होता। अगर वो जीरो नहीं आती है तो एक्सीलरेशन होगा और F बराबर ma लगा के वो एक्सीलरेशन हम निकाल पाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास मोर देन 1 ब्लॉक होगा। एक से अधिक ब्लॉक है। अब एक से अधिक ब्लॉक में क्या चीजें बनती हैं, ये सिचुएशन दी गई है और हमने इनका वेट ले लिया, सपोज दैट इज द 3 kg, दैट इज द 2 kg या 4 kg इसको मान लो। अब दोनों सरफेस स्मूथ है, तो बात यहां पर ये समझनी है कि अगर ये सरफेस स्मूथ सरफेसेस हैं तो
कुछ ना कुछ इसका एंगल ये रहा होगा, दैट इज द एंगल विच इज द 30 डिग्री एंगल। अभी तक हम फोर्स बाहर ही लगाते थे, लेकिन इंक्लाइंड सरफेस में जो सेल्फ वेट होता है कैन बी द रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन स्टेट। मतलब इंक्लाइंड सरफेस में जो वेट का कंपोनेंट होता है या वेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि स्टेट चेंज करा ले, लेकिन हॉरिजेंटल सरफेस से वेट कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वेट परपेंडिकुलर हो जाता है। अभी अगर हम देखेंगे इसका वेट, इस वाले वेट को देखेंगे तो इसका वेट किधर आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जैसे कि यहाँ 4g होगा mg, लेकिन चूंकि एंगल की अगर बात करी जाएगी तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 ही होगा। तो जो कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा वो आएगा 4g cos 30, लेकिन ये जो आएगा वो 4g sin 30 आएगा। और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पैरेलल टू द सरफेस से लेना देना, विच इज द 4g cos 30 sin 30। अब ये रस्सी लगी है, रस्सी से हमें कोई लेना देना नहीं है, रस्सी के बाद में ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक पर कोई हॉरिजेंटल फोर्स है ही नहीं। तो अब बात करी जाए कि नेट हॉरिजेंटल फोर्स कितना है, नेट हॉरिजेंटल नहीं, नेट फोर्स अलोंग द सरफेस कितना है। तो अलोंग द सरफेस अगर हम लोग 4 kg की सरफेस की बात करेंगे तो केवल यही फोर्स तो है ना नीचे की तरफ, 4g sin 30, और 2 kg के अलोंग तो कोई सरफेस है ही नहीं, और रस्सी से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो यही फोर्स आ गया, और इसकी डायरेक्शन सबको पता है कि नीचे की तरफ। अब इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 1/2 मतलब 20 न्यूटन, और वो भी किधर की तरफ बताओ, डाउनवर्ड। अब बताओ ये 20 न्यूटन जो आया है ये जीरो आ गया है क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा स्टेट विल चेंज, स्टेट विल चेंज। मतलब मेरा कहने का क्या है कि बॉडी रुकी हुई नहीं है, बॉडी का एक्सीलरेशन होगा, बॉडी में बॉडी चलेगी, फोर्स की वजह से चलेगी। मतलब 4g sin 30 दोनों ब्लॉक को पकड़ के नीचे की तरफ खींच ले जाएगा। बात समझ में आई सब लोगों को। तो दूसरी चीज हो गई एक्सीलरेशन विल नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्सीलरेशन होगा और कितना होगा बताओ, नेट फोर्स अलोंग द सरफेस और डिवाइडेड बाय द मास, और नेट फोर्स अलोंग द सरफेस हमारा निकल के आया 20 न्यूटन, और जो मास है वो कितना है, मास मास। अब दो ब्लॉक के बारे में बात करें, देखो मैंने लिखाया था अभी ऊपर, हाँ, इफ मोर देन वन ब्लॉक आर इन मोशन देन वी विल प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट टोटल मास। तो टोटल मास 2 + 4 20 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, और 20 डिवाइडेड बाई 6 को डिवाइड कर दें अगर हम लोग तो 6 से भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा, और फिर इसी तरह इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जितनी बार भी डिवाइड करेंगे बार बार 3 आएगा। तो एक्सीलरेशन इज द 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन, दैट विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी क्या होगी, डाउनवर्ड ही होगी, बट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगी, ठीक है ना। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स इन फॉर्म ऑफ मोशन, ठीक है, जो स्टेट चेंज करा सकता है, स्टेट चेंज नहीं करा सकता है। बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बारे में, कि जब भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी हो और फोर्स बहुत सारे हैं लेकिन सब इंक्लाइंड हैं, तो उस समय हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करने पड़ते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते हैं। ये जो चीज थी ये एक तरह का ओवरव्यू था। ये पूरे चैप्टर के एंड में जहां न्यूटन सेकेंड लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मैंने बताया था, स्टार्टिंग टू द एंड जब हम पहुंचेंगे तो ये कंपाइल होके समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास मशीन डिजाइन का होगा, तो द वीडियो विल बी अपलोडेड एट नाइट फॉर द मशीन डिजाइन, ठीक है ना। और 10 बजे तक वो वीडियो सब लोगों को व्यू हो जाएगा, सब लोग 10 बजे लेक्चर देख सकते हैं मशीन डिजाइन का, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट दैट कि हम लोगों ने आज एक ही लेक्चर किया, अब ये लेक्चर कंटिन्यूड रहेंगे, अपने टाइम 8:30 बजे अपलोड हो जाया करेगा।
हो सकता है कभी 8:30 से 9 हो जाए, डोंट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरे दिन आपको मिलेगा और वीडियो आराम से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में या जो कोर्स डिस्कशन पैनल है वहां पर या व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर सजेस्ट करें इस क्लासेस के लिए, बिकॉज इसमें मैं एक बहुत अच्छा, स्पेशली इसरो का एक टेस्ट, मतलब एक तरह का क्वेश्चन एक बैंक पूरा प्रिपेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं केवल केवल इसरो पर टेस्ट रन करूंगा, तो वो सब लोगों को प्रॉपरली मिल पाएंगे इनके साथ, ठीक है ना। तो चूंकि हमारा पूरा फोकस इसरो और ट्रिपल एस सी जेई है, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सब लोगों को स्टार्ट करना है पढ़ना और इसी तरह कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। थैंक यू।